महाता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम जो अगस्त के अंदर एमए की जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन की तैयारियां अपनी चल रही है। जिससे इससे पूर्व हमने भारत का भूगोल के अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का व्याख्या समेत प्रश्नों को हल हमने किया। आज हम औद्योगिक भूगोल 8वां पेपर है एमए फाइनल का, तो उनका 2021 के अंदर होने वाले जो एग्जाम है उसकी दृष्टिकोण से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं। और इनमें लगभग 11% मैंने लिए हैं, 11 से 12, और इसमें से अपने क्या है इस एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले सालों के पेपरों का विश्लेषण कर ये पेपर बनाए गए हैं, तो इन प्रश्नों की शब्द सीमा लगभग 50 से 60 शब्द रहेगी। तो इसके अंदर अपने विश्लेषण करते हैं। चलो फर्स्ट प्रश्न लेते हैं कि सेक्शन ए का है औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है। तो औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी कच्चे माल क्षेत्र में उद्योगों की एक श्रृंखलाबद्ध श्रेणी बन जाती है, उद्योगों की एक पेटी बन जाती है, उस पेटी को ही क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश। जैसे मैं बात करूं, कल हमने डिस्कस किया था कि छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश है, तो छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में यानी लौह एसिड और कोयले मिलने के कारण लौह इस्पात और लौह पर आधारित विभिन्न उद्योगों की श्रृंखला बन गई, तो वहां एक औद्योगिक पेटी का निर्माण हो गया। इसी प्रकार जैसे कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, तो कोलकाता और हुगली नदी के आसपास सैकड़ों किलोमीटर की यानी लंबाई के अंदर हजारों की संख्या में जूट और जूट की वस्तु निर्माण से संबंधित उद्योगों की श्रृंखला बन गई। तो ऐसे जो प्रदेश होते हैं वो औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। उसमें उद्योगों की श्रृंखला मिलेगी, वहां मुख्य रूप से कामगार लोगों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी। तो रटने की आवश्यकता नहीं। औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के अंदर उद्योगों का जो श्रृंखलाबद्ध समूहीकरण पाया जाता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। किसी भी जैसे हम बात करें अपने बात करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, वहां सूती वस्त्र के उद्योगों से संबंधित श्रृंखला वहां मिलती है। सूत से विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर नहीं, उसके अलावा वहां और अन्य उद्योगों की भी श्रृंखला बन जाती है जिसमें तिर्यक संलग्नता कई प्रकार की संलग्नताएं उसके अंदर बन जाती है। तो ये तो बेसिकली आ जाता है औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है। दूसरा आता है विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है यानी मैन्युफैक्चरिंग से मिलकर बना है, और जो दो शब्दों से मिलकर बना है यानी जो हाथ से निर्मित किया जाता है। तो पहली बात तो ये बन जाएगा विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आता है जिसमें कच्चे माल का उपयोग कर मशीनों के माध्यम से या कुटीर उद्योग के अंदर हाथों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता के अंदर और उसकी क्वालिटी में सुधार आ जाता है, जिससे उसकी उपयोगिता और मूल्य के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। चाहे उसमें अपने कुटीर उद्योग के रूप में ले सकते हैं, या सूती वस्त्र के विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं, या पोल्ट्री निर्माण उद्योग के रूप को भी इसके अंदर शामिल। तो विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग है, तो रटने की आवश्यकता नहीं। तो विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। विनिर्माण के अंदर यानी कच्चे माल का उपयोग करते हुए उसकी उपयोगिता उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर दी जाती है। जैसे सरसों है, सरसों का तेल निकाल लिया, या जो गेहूं है उसका हमने आटा बना लिया, मैदा बना लिया। तो इस प्रकार यानी वो उद्योग क्या कहलाता है, विनिर्माण, जिसमें कच्चे माल का उपयोग करते हुए उसकी गुणवत्ता उसके मूल्य वैल्यू के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं, विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। तो ये प्रश्न आ जाता है विनिर्माण उद्योग। इसके बाद हम थर्ड पर्सन पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पर्सन इसके अंदर कौन सा आ जाता है, आइसोडोपेन क्या है। तो आइसोडोपेन का भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोडोपेन बेसिकली है क्या। तो आइसोडोपेन किसी भी औद्योगिक प्रदेश के अंदर उद्योगों के अंदर परिवहन लागत रेखा होती है। तो आइसोडोपेन को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परिवहन लागत दिखाने वाले
बिंदु पथ रेखा को क्या कहते हैं, आइसोडोपेन कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं आइसोडोपेन को कि आइसोडोपेन बेसिकली क्या होती है, वह रेखा होती है, आइसोडोपेन वह रेखा होती है जो समान कुल व बिंदु पथ को मिलाती है। कौन सी, यानी समान, यानी किसी वस्तु के मूल्य के अंदर परिवहन के अंदर समान लागत रेखा को दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोडोपेन कहते हैं। या आइसोडोपेन को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि आइसोडोपेन समान परिवहन लागत दर्शाने वाली एक कल्पित रेखा है। यानी आइसोडोपेन समान लागत की जो दर्शाने वाली जो रेखा है, परिवहन लागत को दर्शाने वाली रेखा बेसिकली क्या कहलाती है, आइसोडोपेन के रूप में इसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इसके बाद चौथे पर्सन पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि चौथे पर्सन के अंदर यानी बेसिकली है क्या, तो इसके अंदर देखें तो लुगदी एवं कागज उद्योग। तो लुगदी बेसिकली बनती है नरम शीतोष्ण कटिबंधीय वन संपदा से, और इसके लिए यानी क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कागज लुगदी उद्योग के स्थानीयकरण के कारक क्या है, तो स्थानीयकरण का एक प्रथम कारक तो है यानी नरम तंतु युक्त यानी मुलायम लकड़ी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कच्चा माल। तो कच्चा माल यानी मुलायम तंतु युक्त जो लकड़ी होती है बेसिकली जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या ज्वारीय क्षेत्रों में यानी मुलायम लकड़ी होती है, उसके लिए यानी स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण कारक आ जाता है, मुलायम लकड़ी आ जाती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं कि इसके अंदर लकड़ी को लाने के लिए सस्ते परिवहन की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो लकड़ी को फैक्ट्री तक लाने, फिर लुगदी को कागज उद्योग तक ले जाने, कागज उद्योग तो मार्केट तक ले जाने के लिए, तो सस्ता परिवहन, और सस्ते परिवहन में जल परिवहन सबसे सस्ता रहता है। इसके अलावा रेल या सड़क परिवहन का भी उपयोग है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर किया जाता है। तीसरा जो आ जाता है लकड़ी को चीरने, उसको लुगदी बनाने, उसको फिर क्या है कागज बनाने में सस्ती विद्युत क्षमता की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो फर्स्ट हो गया नरम तंतु युक्त क्या है यानी लकड़ी होनी चाहिए जिसको हम कच्चा माल कहते हैं। दूसरा उस कच्चे माल को यानी फैक्ट्री तक लाने, फैक्ट्री का तैयार माल बाजार तक उपलब्ध करवाने के लिए सस्ता परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम थर्ड बात करें तो इसके लिए थर्ड चाहिए क्या है, शक्ति के साधनों की भी इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से आवश्यकता चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं चौथा कारक कौन सा है, तो चौथा कारक आ जाता है बाजार। यानी जो कच्चा माल तैयार हो गया, लुगदी बन गई, तो लुगदी यानी एक के लिए तो तैयार माल है, लेकिन जो कागज उद्योग है उसके लिए वो कच्चा माल है। तो यानी कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने, फैक्ट्री के बाद यानी उसको बाजार तक लाने के लिए यानी बाजार की भी आवश्यकता होती है, यानी उसकी डिमांड प्रॉपर बनी रहेगी तभी ये कागज यानी उसकी यानी उपयोगिता बनी रहती है। तो ये बेसिकली आ जाता है कौन सा, यानी लुगदी एवं कागज उद्योग आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन बात करते हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश या छोटा नागपुर के पठारी औद्योगिक प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं, तो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश भारत के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। पहली बात तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में भी गंगा की शाखा है हुगली नदी। तो हुगली नदी के 100 किलोमीटर की लंबाई में उसके तट के समानांतर हजारों की संख्या में यानी जूट उद्योग का विकास हुआ है। तो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश जूट एवं जूट से बनी वस्तुओं के निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यह औद्योगिक प्रदेश। और कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के समानांतर 100 किलोमीटर की लंबाई के अंदर वहां जूट
को मुख्य रूप से उसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाता है कोलकाता उगली औद्योगिक प्रदेश। तो कोलकाता उगली औद्योगिक प्रदेश भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर कोलकाता और हुगली नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में जूट की खेती जहां होती है वहां उद्योगों का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत का 80% जूट भी पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादन करता है। तो ये औद्योगिक पेटी यानी जूट, टाटपटिया, बोरिया, दरिया, सजावट का सामान, ये जो विभिन्न प्रकार के पैकिंग के सामान बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है, बोरियां जो विभिन्न प्रकार के अनाज डालने के काम आती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये औद्योगिक पेटी यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हुगली, रिसरा, टीटागढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों में हुगली नदी के समानांतर सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई के अंदर एक उद्योगों की श्रेणीकरण या समूहीकरण देखने को मिलता है। तो ये हो गया कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक भूगोल के अंदर यानी इन प्रश्नों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी है। अब की बार बड़ी समस्या है कि विद्यार्थियों की प्रैक्टिस नहीं है, वरना तो क्लास के अंदर बच्चों को प्रैक्टिस करवा देते हैं कि इसके अंदर यानी ये 2 पेपर हो गए, इसमें आपका कितना टाइम कंज्यूम होता है। समस्या रहती है, कई बार प्रश्न आते हैं लेकिन पेपर छूट जाता है। तो थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस भी विद्यार्थी करें। अब आ जाता है विशेष आर्थिक जोन क्या होता है। तो विशेष आर्थिक जोन की यदि हम परिभाषित करना चाहें तो ये एक नई टर्म्स है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। विशेष आर्थिक जोन एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर आर्थिक कानून देश के अन्य क्षेत्रों या अन्य आर्थिक प्रदेशों की अपेक्षा उदार बनाए जाते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वहां राज्य सरकार टैक्स की दर कम कर देती है, सस्ती भूमि उपलब्ध करवा देती है, सस्ती विद्युत की सुविधा हो जाती है, अन्य बैंकिंग, बीमा, अन्य सुविधाएं उस क्षेत्र क्षेत्र के अंदर करवाई जाती है, जिसके कारण एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हो जाता है। जैसे राजस्थान में अलवर में भिवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, या गुजरात के अंदर अहमदाबाद, वडोदरा, पुणे वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित किया जाता है। जैसे अपने जोधपुर के रतनाड़ा के अंदर भी क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। या जयपुर के अंदर यानी सीतापुरा क्षेत्र के अंदर यानी एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की गई है। तो उस क्षेत्र विशेष के अंदर पर्टिकुलर किसी यानी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष पैकेज भी दिया जाता है, विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके कारण वहां एक आर्थिक क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसको शॉर्ट में हम सेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सेज के अंदर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक में मुक्त व्यापार व्यवस्था करवा दी, उस पर टैक्स की यानी छूट उसके अंदर दे दी। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जिसमें यानी उनको यानी विशेष पैकेज, आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाई दिया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर आर्थिक कानून देश के अन्य क्षेत्रों के आर्थिक कानूनों की अपेक्षा क्या बनाए जाते हैं, उदार बनाए जाते हैं, और उसके अंदर कई प्रकार की सुविधाएं शामिल की जाती है। तो ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र जो उपलब्ध करवाकर जो यानी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे विशेष आर्थिक जोन बनाए जाते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार के जोन होते हैं। जैसे भिवाड़ी के अंदर कार उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, या हम बात करें रतनाड़ा जोधपुर के अंदर यानी गवारगम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यानी औद्योगिक आपदा से क्या तात्पर्य। तो उद्योगों में आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती है और उस दुर्घटनाओं की वजह से क्या होता है, वहां कई प्रकार की जान माल, धन की, मनुष्य की और वहां आसपास के जीव जंतु, वनस्पति पर उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, औद्योगिक आपदाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जैसे 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के अंदर लगभग 3000 लोग कालकलवित हो गए थे। असंख्य लोग क्या है विकलांग अंधता के शिकार हो गए थे। इसके अलावा उसका प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ा था, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की मात्रा यानी ज्यादा बढ़ गई, श्वसन से संबंधित रोग हो गए, आसपास के पेड़ों के अंदर पत्तियां पीले पड़ गई और उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो औद्योगिक आपदा क्या होती है, उद्योगों में आकस्मिक घटनाओं के कारण जो घटित होने वाली दुर्घटनाएं होती है, जिससे जान माल के साथ साथ वहां मनुष्य और पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं यानी औद्योगिक आपदाएं कहलाती है। ये औद्योगिक आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती है या ये औद्योगिक आपदाएं जैसे आग लग गई किसी फैक्ट्री के अंदर, या 1984 के अंदर 2 और 3 दिसंबर 1984 को मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया, या चेर्नोबिल रूस के अंदर यानी कि जो घटना है। तो ये जो घटनाएं बेसिकली क्या कहलाती है, यानी औद्योगिक आपदाओं के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो ये तो भी कौन सी औद्योगिक आपदाएं। इसके बाद रूर प्रदेश, रूर बेसिन या इसको शॉर्ट में दूसरा नाम दे दिया राइन नदी घाटी औद्योगिक प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। तो रूर बेसिन जर्मनी का एक औद्योगिक प्रदेश है और जर्मनी के रूर बेसिन का प्रमुख जो कच्चा माल है कोयला, और उसके पास में ही मिलता है लोहेस। तो कोयले और लोहेस पर आधारित लौह इस्पात उद्योग का विकास इस औद्योगिक पेटी में हुआ है। और ये जो औद्योगिक पेटी है ये राइन नदी की घाटी के अंदर, राइन नदी यूरोप की लाइफ लाइन कहलाती है। तो परिवहन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है राइन, और राइन घाटी के आसपास वाले बेसिन में ये रूर बेसिन है और वो कोयला लोहेस का यानी उपयोग करते हुए लो और लो पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा इस पेटी के अंदर यानी इंजीनियरिंग उद्योग का भी विकास प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो रूर बेसिन है, रूर नदी घाटी के अंदर लगभग 120 किलोमीटर की तो लंबाई के अंदर और 65 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर यानी एक औद्योगिक पेटी फैली हुई है। यानी रूस के अंदर 120 किलोमीटर की तो लंबाई के अंदर और 65 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर, और यहां से बहती है कौन सी राइन नदी। तो राइन नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र के अंदर लोहा और कोयला मिलता है और कोयले और लोहे के आधार पर यहाँ लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन उद्योग का विकास इस क्षेत्र में अधिक हुआ है। तो ऐसी जो बेसिन है वो रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। कल हमने भारत के भूगोल में अध्ययन किया था, भारत के रूर बेसिन या भारत का रूर प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत का रूर प्रदेश कौन सा है, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश जो कोयला और लोह प्रमुख यानी कच्चा माल मिलता है। तो इसके कारण इसी रूर बेसिन के आधार पर यानी भारत के छोटा नागपुर के पठार को यानी उपमा दी गई है रूर बेसिन, वो भारत का रूर बेसिन है। अब बात आती है नेक्स्ट विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया या जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया के अंदर देखें तो विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया के अंदर विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। एक व्यापार एक देश की सीमाओं को लांघ कर विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार इसके अंदर किया जाता है, जिसके अंदर यानी जो वैट की दर है वो भी घट जाती है, विभिन्न प्रकार के टैक्सों की दर को भी कंसेशन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है यानी विभिन्न देशों के उत्पाद अन्य देशों पर बिकने के लिए यानी आते हैं, उसमें यानी टैक्स की दर कम कर दी जाती है और उसका प्रभाव
ये देखने को मिलता है एक देश का कच्चा माल दूसरे देश में आएगा तो उसमें उसकी वैल्यू यानी उसके अंदर सस्ता भी उपलब्ध होगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो विश्वव्यापीकरण भी इसकी प्रक्रिया भी इसको कहते हैं, या विश्व ग्लोबलाइजेशन। तो विश्व ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण 1991 के बाद भारत के अंदर यानी इसके कारण यानी काफी देखने को मिलता है कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर स्थापित होती है, भारत की कंपनियां वहां स्थापित होती है और कच्चे माल का स्थानांतरण भी होता है, तैयार माल भी उपलब्ध हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को उससे अधिक फायदा देखने को मिलता है। अब आता है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक बताइए। यानी औद्योगिक भूगोल है तो उसमें उद्योगों से संबंधित परिघटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो उद्योगों को स्थानीयकरण कई कारक प्रभावित करते हैं, तो जिसमें जैसे कई भार ह्रासमान उद्योग होता है, उसके लिए प्रमुख पर्टिकुलर यानी स्थानीयकरण का कारक होता है कच्चा माल। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, चाहे आपका एल्युमिनियम बॉक्साइट उद्योग हो, तो वहां कच्चा माल प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयला और लोहा के समय भी चाहे भारत के हो चाहे विश्व संदर्भ में देखें तो लोहा इस्पात उद्योग वहां कच्चे माल के समय भी प्रमुख रूप से क्या है स्थापित किया जाता है। दूसरा आ जाता है कि परिवहन, कच्चे माल को उद्योग तक लाने, उद्योग द्वारा तैयार माल को बाजार तक उपलब्ध करवाने के लिए कच्चे माल की भी क्या होती है महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर डिसाइड होती है। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा शक्ति के साधन भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा बाजार, ये तैयार तो माल हो गया लेकिन यदि बाजार की उपलब्धता सीमित नहीं है या बाजार तक पहुंचनी है तो वो चीजें फिर क्या है यानी वो उद्योग उतना उन्नति नहीं कर सकता। तो बाजार भी उद्योगों को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाता है। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के अंदर 4 कारक देखिए, यानी कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा आ गया शक्ति के साधनों की उपलब्धता, तीसरा इसके अंदर आ गया परिवहन और चौथा आ गया बाजार। तो ये 4-5 कारक हैं जो किसी उद्योग के स्थानीयकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी पर्टिकुलर उद्योग के अंदर कोई विशेष कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें नम जलवायु चाहिए ताकि धागा बार बार टूटे नहीं, तो उसका एक वो पर्टिकुलर यानी स्थानीयकरण का अलग से कारक हो गया कि जलवायु नम जलवायु क्षेत्र में होनी चाहिए, वरना उसको ठंडा करने शीतलन के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा, जिससे उसकी लागत है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कौन सा हो गया उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। अब नेक्स्ट आता बहुअवस्थितिक उद्योग से क्या तात्पर्य है, यानी बहुअवस्थितिक उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे उद्योग जो कम मूल्य वाले कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करते हैं, यानी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल जो सर्वसुलभ उपलब्ध है और व्यापक रूप में क्या करते हैं कच्चे माल का उपयोग उसके अंदर करते हैं, जिससे क्या होता है कारखानों की जो स्थापना है उसमें कई कारक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उद्योग है या तो वो बाजार के समीप भी स्थापित हो सकता है, वो कच्चे माल के समीप भी स्थापित हो जाता है। कई बार क्या होता है परिवहन की स्थिति को मद्देनजर में ध्यान में रख दिया जाता है, कई बार कच्चे माल और बाजार दोनों के मध्य भी उद्योग स्थापित हो जाता है। तो ऐसे उद्योग जो बहुत से कारक यानी क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर यानी कारक पर निर्भर नहीं करते हैं, कहीं पर भी वो उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसे जो उद्योग बहुअवस्थितिक उद्योग कहलाते हैं, जिसमें यानी कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वसुलभ कच्चा माल होता है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होती है, जिसके कारण वो बाजार के समीप भी समाप्त हो सकते हैं, दोनों के मध्य भी समाप्त हो सकते हैं, कच्चे माल के समीप भी स्थापित किए जा सकते हैं और वो स्थापित किए जाते हैं परिवहन मार्ग के बीच में भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो ऐसे उद्योग बहुअवस्थिति उद्योग कहलाते हैं। ये तो मोटे मोटे। अब 5-7 प्रश्नों पर और भी, जैसे संलग्नता से क्या तात्पर्य है या तिर्यक संलग्नता क्या है, या यानी ऊर्ध्वाधर संलग्नता से क्या तात्पर्य। तो औद्योगिक संलग्नता का मैंने अलग से टॉपिक करवाया, उसमें 5-6 प्रकार की संलग्नताएं, उसमें से भी एक संलग्नता के बारे में
प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार भारत के 4 औद्योगिक प्रदेशों के नाम पूछे जा सकते हैं। भी भारत के 4 औद्योगिक प्रदेशों के नाम दीजिए। तो चाहे कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश हो, चाहे छोटा नागपुर का पठारी औद्योगिक प्रदेश हो, चाहे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो, कोयम्बटूर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश हो, तो उसमें से कोई 4 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में यानी प्रश्न पूछा जा सकता है। या इसके अलावा कई अन्य प्रश्न भी हैं, जैसे आपको पेट्रोल शोधक कारखानों के स्थानीयकरण के कारक बताइए। भी पेट्रोल शोधक कारखाने हैं, वहां उसके लिए स्थानीयकरण के कारक क्या है। एक रिफाइनरी लगाई जाती है, जैसे अपने पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी क्यों लगाई गई, तो एक तो पहला माल है कच्चा माल, दूसरा क्या होता है उसके आसपास के वाले क्षेत्र में निर्जन और भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। यदि वो भूमि उपजाऊ है तो वहां कृषि प्रोडक्शन प्रभावित होगा, और निर्जन यदि भूमि होगी तो वहां पर उद्योग यदि, क्योंकि इसके लिए यदि बात करते हैं तो 20 से 30 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है होती है। तो ये चीजें भी इसके अंदर देखें, लगभग यदि हम बात करें 200 से 400 हेक्टेयर भूमि कवर करना पड़ता है रिफाइनरी के लिए। तो निर्जन और भूमि की उपलब्धता इसके अंदर महत्वपूर्ण होनी चाहिए, निर्जन और सस्ती भूमि की उपलब्धता। तीसरा यदि बात करते हैं मांग क्षेत्रों के निकट, यानी जो तेल रिफाइनरी निकल गई उसमें बाजार की सीमितता होनी चाहिए उसके उपभोग क्षेत्र के अंदर, वो भी एक महत्वपूर्ण। तीसरा इसके अंदर यानी भूमिका निभाता है जल की उपलब्धता। तो यानी तेल रिफाइनरी के अंदर मैंने बताया क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल के अंदर लाखों प्रकार के अशुद्धियां होती है, जिसमें मोम है, बेंजीन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, रबड़ है, तारकोल है। तो ये जो कच्चे अवसाद को निस्तारण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की भी उपलब्धता चाहिए। तो जल भी यानी पेट्रो रसायन उद्योग यानी तेल रिफाइन उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेल रिफाइन उद्योग के स्थानीयकरण के कारक बताइए। तो नंबर 1 तो सस्ती भूमि होनी चाहिए, क्योंकि 200 से 400 हेक्टेयर भूमि की यानी इतनी व्यापक क्षेत्र में यदि कृषि योग्य भूमि को हम चयन कर लेंगे तो उसके अंदर कृषि प्रभावित होगी। दूसरा उसके अंदर दूसरा आ जाता है कि बाजार की पाइपों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, लेकिन बाजार सीमित होगा तो उसमें लागत कम आएगी। तीसरा जल, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियों को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की भी उपलब्धता इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा कई अन्य प्रश्नों पर भी हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि सर्वत्र सुलभ पदार्थ से क्या तात्पर्य है। यानी सर्वत्र सुलभ है भी औद्योगिक भूगोल के अंदर, यानी उद्योग कहाँ स्थापित हो तो सर्व सुलभ पदार्थ से तात्पर्य है जो सभी क्षेत्रों के अंदर यानी विस्तृत रूप से मिल जाए और वो उद्योग के स्थानीयकरण में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता, कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसे सर्वसुलभ पदार्थ में जैसे भूमि आ गई, तो भूमि की उपलब्धता सर्वसुलभ पदार्थ में या कई बार व्यापक क्षेत्र में जल की उपलब्धता होती है, तो वो भी सर्वसुलभ साधन के अंदर इसको शामिल कर लिया जाता है। तो ये प्रश्न भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। या केंद्रीय स्थल सिद्धांत में बाजार नियम से क्या तात्पर्य है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत में बाजार की क्या भूमिका। तो इस प्रकार कई प्रश्न बन सकते हैं, तो उसमें से बीच में से प्रश्न उठा के यानी ये कोशिश की है हमने। लेकिन इसके अलावा इसके दूसरा जो पार्ट अपना होगा, ये तो भाग क्या है, भाग 1 है, जिसमें हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों को देखा, लगभग 15 प्रश्नों का विश्लेषण हमने किया। अगला वीडियो होगा उसमें चूंकि बड़े प्रश्नों की संख्या 3 ही आएगी, तो उसके अंदर भी 8-7 प्रश्न है, वो 200 शब्द सीमा के जो प्रश्न है उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बड़े प्रश्न कौन से बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसलिए मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इन प्रश्नों को आप तैयार करें, प्रिपरेशन करें, बार बार लिखित रूप में तैयार करोगे तो ये प्रश्न बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।